हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम भारतीय कला एवं संस्कृति विषय में वास्तुकला एवं स्थापत्य कला के बारे में बात कर रहे हैं। इसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज हम भारतीय कला एवं संस्कृति विषय में भारतीय स्थापत्य एवं वास्तुकला में 4 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चालुक्य कालीन स्थापत्य शैली के बारे में, राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य शैली के बारे में, पल्लव कालीन स्थापत्य और चोल कालीन स्थापत्य के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चालुक्य कालीन स्थापत्य के। क्या? चालुक्य कालीन स्थापत्य के। बादामी के चालुक्यों की कला की शुरुआत ऐहोल से है, जबकि चरमोत्कर्ष बादामी और पट्टदकल में दिखता है और यह नागर और द्रविड़ शैली की विशेषताओं से युक्त बेसर शैली है। क्या दोस्तों, चालुक्य कालीन स्थापत्य किस शैली में बने हैं? देखो, बादामी के चालुक्यों की कला की शुरुआत ऐहोल से है, जबकि चरमोत्कर्ष बादामी और पट्टदकल में दिखता है। यानी कि सबसे अच्छा विकास बादामी और पट्टदकल में दिखता है और यह नागर और द्रविड़ शैली की विशेषताओं से युक्त बेसर शैली है। क्या? यह चालुक्य कालीन स्थापत्य में जो भी महत्वपूर्ण मंदिरें या इमारतें बनवाई गई है, इसमें बेसर शैली दिखती है और यहाँ के मंदिरों में चट्टानों को काटकर संयुक्त कक्ष और विशेष ढांचे वाले मंदिरों का निर्माण देखने को मिलता है। ऐहोल में 70 से अधिक मंदिर है, जिनमें रवि कीर्ति द्वारा बनवाया गया मैगुती जैन मंदिर और लाड खां का सूर्य मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों, हमने गुजरात के मोढेरा के सूर्य मंदिर के बारे में पढ़ा होगा, हमने ओडिशा के कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में पढ़ा होगा और यहाँ एक और सूर्य मंदिर का जिक्र किया गया है जिसका नाम है लाड खां का सूर्य मंदिर। तो देखो, यहाँ के मंदिरों में चट्टानों को काटकर संयुक्त कक्ष और विशेष ढांचे वाले मंदिरों का निर्माण देखने को मिलता है। ऐहोल में 70 से अधिक मंदिर है, जिनमें रवि कीर्ति द्वारा बनवाया गया मैगुती जैन मंदिर तथा लाड खां का सूर्य मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि मैगुती जैन मंदिर तथा लाड खां का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? चलिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। मैंने किसका जिक्र किया? राजा रवि कीर्ति का जिक्र किया। राजा रवि कीर्ति ने यह मैगुती जैन मंदिर तथा लाड खां का सूर्य मंदिर बनवाया था। सही आंसर है ऑप्शन डी। बादामी के गुफा मंदिरों में खंभों वाला बरामदा, मेहराब युक्त कक्ष, छोटा गर्भगृह और उनकी गहराई प्रमुख है। बादामी में मिली 4 गुफाएं शिव, विष्णु, विष्णु अवतार व जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ से संबंधित है। क्या? यह बादामी के गुफा मंदिरों में खंभों वाला बरामदा, मेहराब युक्त कक्ष, छोटा गर्भगृह और उनकी गहराई प्रमुख है। और बादामी में मिली 4 गुफाएं शिव, विष्णु, विष्णु अवतार व जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ से संबंधित है। और दोस्तों, यहाँ जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का जिक्र किया गया है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यह दोस्तों जैन तीर्थकर के कितने तीर्थकर? 24 तीर्थकर, इनमें से कौन से नंबर के पार्श्वनाथ थे? जरा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बादामी के भूतनाथ, मल्लिकार्जुन और यल्लमा के मंदिरों के स्थापत्य को सराहना मिली है और पट्टदकल के विरूपाक्ष मंदिर का स्थापत्य अति विशिष्ट है। दोस्तों, यह याद रख लेना है कि पट्टदकल के विरूपाक्ष मंदिर का स्थापत्य अति विशिष्ट है और इसके अलावा यहाँ के मंदिरों में संगमेश्वर, पापनाथ आदि है। हम किसकी बात कर रहे हैं? यह बादामी काल की बात कर रहे हैं। तो बादामी के चालुक्यों के यह भूतनाथ, मल्लिकार्जुन और यल्लमा के मंदिरों के स्थापत्य को सराहना मिली है। पट्टदकल के विरूपाक्ष मंदिर का स्थापत्य अति विशिष्ट है। इसके अलावा यहाँ के मंदिरों में संगमेश्वर, पापनाथ आदि है। चलिए आंसर बताइए कि पट्टदकल के किस मंदिर का स्थापत्य अति विशिष्ट है? इमेज में आप देख सकते हैं। पट्टदकल के
विरूपाक्ष मंदिर का जो स्थापत्य है वो अति विशिष्ट है। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बात करें, पट्टदकल के मंदिरों में चालुक्यकालीन स्थापत्य पूरे निखार पर है, इसीलिए इन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। क्या? यह पट्टदकल के मंदिरों में चालुक्यकालीन स्थापत्य पूरे निखार पर है, इसीलिए इन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और यहाँ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात आई तो हमारे भारत देश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या कितनी है? 40 है। और दोस्तों, वर्ल्ड हेरिटेज साइट से जुड़े हुए 4 वीडियो हमारी GK 2020 चैनल पर अवेलेबल है, आपकी जरूरत के लिहाज से आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य की। राष्ट्रकूट के स्थापत्य में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा नामक स्थल और मुंबई के निकट द्वीपीय स्थल एलिफंटा की गुफाएं महत्वपूर्ण है। इमेज आप देख सकते हैं, एलोरा की गुफाएं, यह दोस्तों मैंने देखी है और यह सबसे महत्वपूर्ण गुफा है जिसे कैलाश मंदिर नाम दिया गया है। और यहाँ पत्थरों को काटकर यह गुफाएं निर्मित की गई है। तो राष्ट्रकूट के स्थापत्य में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा नामक स्थल और मुंबई के निकट द्वीपीय स्थल एलिफंटा की गुफाएं महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है कि एलोरा एवं एलिफंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर होना चाहिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के समीप एलोरा नामक स्थल है और मुंबई के निकट द्वीपीय स्थल है एलिफंटा की गुफाएं। आगे बात करते हैं, तो रॉक कट आर्किटेक्चर का बेहतरीन उदाहरण है। क्या? यह जो एलोरा की गुफाएं है वो रॉक कट आर्किटेक्चर का बेहतरीन उदाहरण है। और एलोरा की गुफाएं, इन्हें विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। क्या? यह रॉक कट आर्किटेक्चर का बेहतरीन उदाहरण है एलोरा की गुफाएं, और इन्हें विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि रॉक कट आर्किटेक्चर का बेहतरीन उदाहरण निम्न में से कौन सा है? सही आंसर क्या है? सही आंसर है एलोरा की गुफाएं रॉक कट आर्किटेक्चर का पूरे विश्व में बेहतरीन उदाहरण है। और इसमें कैलाश गुफा मंदिर, जिसका मैंने जिक्र किया कि कैलाश गुफा मंदिर जो गुफा संख्या 16 है, इनमें इसका नाम है यह कैलाश गुफा मंदिर। तो कैलाश गुफा मंदिर की गणना विश्व स्तर की भव्यतम कलाकृतियों में की जाती है और इसकी तुलना एथेंस के प्रसिद्ध मंदिर पार्थेनन से की गई है। और कैलाश मंदिर के दर्शन में आपको कराता हूं, ये रहा एलोरा की गुफा नंबर 16, जिसे नाम दिया गया है कैलाश मंदिर। तो इसमें कैलाश गुफा मंदिर की गणना विश्व स्तर की भव्यतम कलाकृतियों में की जाती है और इसकी तुलना एथेंस के प्रसिद्ध मंदिर पार्थेनन से की गई है। और विश्व विरासत में शामिल यह एलिफंटा की अधिकतर गुफाएं हिंदू यानी कि शिव से रिलेटेड है और शेष बौद्ध धर्म को समर्पित है, जबकि एलोरा हिंदू, बौद्ध व जैन तीनों को समर्पित रहा है। क्या दोस्तों? जो एलिफंटा की गुफाएं है वो अधिकतर गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है और शेष गुफाएं बौद्ध धर्म से समर्पित है, लेकिन यह एलोरा की गुफाएं हिंदू, बौद्ध एवं जैन तीनों को समर्पित रहा है। और एलिफंटा में बनी त्रिमूर्ति विश्व प्रसिद्ध है, जो शिव के ही तीनों रूपों की है। एक बार फिर से देख लो कि विश्व विरासत में शामिल एलिफंटा की अधिकतर गुफाएं हिंदू और शेष बौद्ध धर्म को समर्पित है, जबकि एलोरा हिंदू, बौद्ध व जैन तीनों को समर्पित है। और एलिफंटा में बनी त्रिमूर्ति विश्व प्रसिद्ध है, जो शिव के ही तीनों रूपों की है। और कोंकणी मौर्यों के समय इस द्वीप को धारापुरी कहा जाता था। क्या? यह कोंकणी मौर्यों के समय इस द्वीप को क्या कहा जाता था? धारापुरी कहा जाता था। लेकिन बाद में हाथी की एक विशाल प्रतिमा मिलने के कारण पुर्तगालियों ने इसे एलिफंटा कहा। क्या? पहले नाम था धारापुरी और यहां से पुर्तगालियों को हाथी की एक विशाल प्रतिमा मिली, जिसके कारण यह धारापुरी का नाम बदलकर हो गया एलिफंटा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कोंकणी मौर्यों के समय एलिफंटा द्वीप को क्या कहा जाता है? क्या कोंकणी मौर्यों के समय ये एलिफंटा द्वीप को क्या कहा जाता था? धारापुरी कहा जाता था। आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि हाथी की एक विशाल प्रतिमा मिलने के कारण
किसने धारापुरी को एलिफेंटा कहा? किसने धारापुरी को एलिफेंटा नाम दिया? पुर्तगालियों ने। वेरी नाइस, आपका ध्यान स्क्रीन पर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और पल्लव कालीन स्थापत्य की अब बात करते हैं तो पल्लव कला के विकास की शैलियों को क्रमशः महेंद्र शैली, मामल्ल शैली और राजसी शैली में देखा जा सकता है। और यह महेंद्र शैली का दोस्तों काल है 610 से लेकर 640 तक, मामल्ल शैली का काल है 640 से लेकर 674 तक और राजसी शैली का कार्यकाल है 674 से लेकर 800 तक। और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन के समय वास्तुकला में मंडप निर्माण प्रारंभ हुआ। किसके शासनकाल में? राजा महेंद्र वर्मन के समय में वास्तुकला में मंडप निर्माण प्रारंभ हुआ। एक बार फिर से देखो, हम अब बात कर रहे हैं पल्लव कालीन स्थापत्य के। तो पल्लव कला के विकास के शैलियों को क्रमशः महेंद्र शैली, मामल्ल शैली और राजसी शैली में देखा जा सकता है। और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन के समय वास्तुकला में मंडप निर्माण प्रारंभ हुआ। चलिए आंसर बताइए कि किसके समय वास्तुकला में मंडप निर्माण प्रारंभ हुआ? तो सबसे पहले हमने किसका जिक्र किया? हमने जिक्र किया राजा महेंद्र वर्मन का। किसका? राजा महेंद्र वर्मन के समय में वास्तुकला में मंडप निर्माण प्रारंभ हुआ। किसके समय में? राजा महेंद्र वर्मन के समय में। यहाँ क्या लिखा है? पल्लव राजा महेंद्र वर्मन के समय में वास्तुकला में मंडप निर्माण प्रारंभ हुआ। सही आंसर है राजा महेंद्र वर्मन। आगे बात करें, राजा नरसिंह वर्मन ने चिंगलपेट में समुद्र किनारे महाबलीपुरम उर्फ मामल्लपुरम नामक नगर की स्थापना की और रथ निर्माण का शुभारंभ किया। पल्लव काल में रथ या मंडप दोनों ही प्रस्तर काटकर बनाए जाते थे और पल्लव कालीन आदिवरा, महिषमर्दिनी, पंच पांडव, रामानुज आदि मंडप विशेष प्रसिद्ध है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पल्लव कालीन स्थापत्य के। तो राजा नरसिंह वर्मन ने चिंगलपेट में समुद्र के किनारे महाबलीपुरम यानी कि मामल्लपुरम नामक नगर की स्थापना की और रथ निर्माण का शुभारंभ किया। और पल्लव काल में रथ या मंडप दोनों ही प्रस्तर काटकर बनाए जाते थे और पल्लव कालीन आदिवरा, महिषमर्दिनी, पंच पांडव, रामानुज आदि मंडप विशेष प्रसिद्ध है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि निम्न में से किस महान शासक ने मामल्लपुरम नामक नगर की स्थापना की और रथ निर्माण का शुभारंभ किया? तो हमने किसकी बात की? राजा नरसिंह वर्मन की बात की। राजा नरसिंह वर्मन ने मामल्लपुरम नामक नगर की स्थापना की और रथ निर्माण का शुभारंभ किया। किसने? राजा नरसिंह वर्मन ने चिंगलपेट में समुद्र के किनारे महाबलीपुरम उर्फ मामल्लपुरम नामक नगर की स्थापना की और रथ निर्माण का शुभारंभ किया। ओके, आगे बात करें तो रथ मंदिर मूर्ति कला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिनमें द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ तथा वैलंकुट्टई प्रमुख है। दोस्तों यह रथ मंदिर जो बनाए गए हैं इसमें बहुत से रथ मंदिर बनाए गए हैं, जैसा कि द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ और वलयंकुट्टई यह प्रमुख रथ है। और इन 8 रथों में द्रौपदी रथ एक मंजिला और छोटा है। बाकी 7 रथों को सप्त पैगोड़ा कहा गया है। क्या? बाकी 7 रथों को सप्त पैगोड़ा कहा गया है। इमेज में आप देख सकते हैं, एक बार फिर से देखो कि रथ मंदिर मूर्ति कला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिनमें द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ और वलयंकुट्टई प्रमुख है। और इन 8 रथों में द्रौपदी रथ एक मंजिला और छोटा है, जबकि बाकी 7 रथों को सप्त पैगोड़ा कहा गया है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि रथ मंदिर के 8 रथों में किसका रथ एक मंजिला और छोटा है? हमने किसकी बात की? द्रौपदी की बात की कि द्रौपदी का रथ एक मंजिला और छोटा है। सही आंसर है ऑप्शन सी। और पल्लव काल की अंतिम एवं महत्वपूर्ण राजसी शैली में रॉक कट आर्किटेक्चर के स्थान पर पत्थर, ईंट आदि से मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। और राजसी शैली के उदाहरण महाबलीपुरम के तटीय मंदिर, अर्काट का पनमलाई मंदिर, कांची का कैलाशनाथ और बैकुंठ पेरुमल का मंदिर आदि यह राजसी शैली में बनाए गए हैं।
दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं राजसी शैली की। तो पल्लव काल के अंतिम एवं महत्वपूर्ण राजसी शैली में रॉक कट आर्किटेक्चर के स्थान पर पत्थर, ईंट आदि से मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ और राजसी शैली के उदाहरण महाबलीपुरम के तटीय मंदिर, अर्काट का पनमलाई मंदिर, कांची का कैलाशनाथ और बैकुंठ पेरुमल का मंदिर, यह सभी राजसी शैली में बने हैं। चलिए आंसर बताइए कि निम्न में से कौन सा स्थापत्य राजसी शैली में निर्मित हुआ है। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए कि महाबलीपुरम के तटीय मंदिर, यह भी राजसी शैली में बने हैं। अर्काट का पनमलाई मंदिर, कांची का कैलाशनाथ, यह तीनों राजसी शैली में ही निर्मित हुए हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और आगे पल्लव काल के नंदीवर्मन अपराजिता शैली में संरचनात्मक मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई और दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र शैली उभरी जिसे द्रविड़ शैली कहा गया है। क्या यह दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र शैली उभरी जिसे द्रविड़ शैली कहा गया है। एक बार फिर से देखो कि आगे पल्लव काल के नंदीवर्मन अपराजिता शैली में संरचनात्मक मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई और दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र शैली उभरी जिसे द्रविड़ शैली कहा गया। चलिए ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सामने आए तो कि द्रविड़ शैली से संबंधित स्थापत्य का निर्माण भारत के किस क्षेत्र में हुआ है। तो यह द्रविड़ शैली से संबंधित स्थापत्य का निर्माण भारत के किस क्षेत्र में, भारत के दक्षिण क्षेत्र में हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण भारत। और अब चोल कालीन स्थापत्य की बात करते हैं। तो चोल शासकों ने द्रविड़ शैली के अंतर्गत ईंटों की जगह पत्थरों और शिलाओं का प्रयोग कर ऐसे ऐसे मंदिर बनाए जिनका अनुकरण पड़ोसी राज्यों एवं देशों तक ने किया। इमेज आप देख सकते हैं कि चोल शासकों ने द्रविड़ शैली के अंतर्गत ईंटों की जगह पत्थरों और शिलाओं का प्रयोग कर ऐसे ऐसे मंदिर बनाए जिनका अनुकरण पड़ोसी राज्यों एवं देशों तक ने किया। चलिए आंसर बताइए कि चोल कालीन स्थापत्य निम्न में से किस शैली में बनवाए गए थे। क्या चोल कालीन स्थापत्य निम्न में से किस शैली में बनवाए गए थे। तो याद रखना चोल कालीन स्थापत्य का संबंध है द्रविड़ शैली से। और चोल इतिहास के प्रथम चरण है विजयालय से लेकर उत्तम चोल तक का। तो चोल इतिहास के प्रथम चरण में तिरुकट्टलाई का सुंदरेश्वर मंदिर, कन्नूर का बाल सुब्रमण्यम मंदिर, नरतमालई का विजयालय मंदिर, कुंभकोणम का नागेश्वर मंदिर तथा कदममलाई मंदिर आदि दोस्तों निर्माण हुए। चोल काल के यह महत्वपूर्ण स्थापत्य है। एक बार फिर से देखो कि चोल इतिहास के प्रथम चरण में तिरुकट्टलाई का सुंदरेश्वर मंदिर, कन्नूर का बाल सुब्रमण्यम मंदिर, नरतमालई का विजयालय मंदिर, कुंभकोणम का नागेश्वर मंदिर और कदम्बर मलाई मंदिर आदि निर्माण हुए। और महान चोलों के दौर में तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है तथा गंगईकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर राजेंद्र प्रथम के शासन काल में बना। दोस्तों यह महान ख्याति प्राप्त मंदिर है। एक बार फिर से देखो कि महान चोलों यानी कि महान चोल शासक कौन कौन हो गए। तो राजराज प्रथम और कुलोतुंग तृतीय। तो महान चोलों के दौर में तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर तथा गंगईकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर ख्याति प्राप्त है और इन दोनों मंदिरों को देखकर कहा गया है कि उन्होंने दैत्यों के समान कल्पना की और जौहरियों के समान उसे पूरा किया। इंग्लिश में बोले तो दे कंसेप्ट लाइक जायंट्स एंड दे फिनिश्ड लाइक ज्वेलर्स। क्या दोस्तों यह जो चोल शासन काल में महत्वपूर्ण मंदिर बने हैं इनमें दो मंदिर ख्याति प्राप्त है, बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम। ओके, और इन दोनों मंदिरों को देखकर कहा गया है कि उन्होंने दैत्यों के समान कल्पना की और जौहरियों के समान उसे पूरा किया। यानी कि इंग्लिश में दे कंसेप्ट लाइक जायंट्स एंड दे फिनिश्ड लाइक ज्वेलर्स। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। इमेज आप देख सकते हैं तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर बनाया है राजराज चोल प्रथम ने। किसने? राजराज चोल प्रथम ने। सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बात करें और इन दोनों के अलावा दारासुरम का ऐरावतेश्वर और त्रिभुवनम का
कंपहरेश्वर मंदिर भी सुंदर एवं भव्य है। पहले जो हमने दोनों मंदिरों की बात की, इसके अलावा दारासुरम का ऐरावतेश्वर और त्रिभुवन का कंपहरेश्वर मंदिर भी सुंदर एवं भव्य है। और चोल स्थापत्य की सबसे बड़ी खासियत है कि उन्होंने वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का भी बेजोड़ संगम किया है। यह याद रख लेना है कि चोल स्थापत्य की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का भी बेजोड़ संगम किया। और ऐसा क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस स्थापत्य की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का बेजोड़ संगम किया गया है। तो चोल कालीन स्थापत्य की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का बेजोड़ संगम किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी। और चोल युगीन मूर्तियों में नटराज की कांस्य प्रतिमा सर्वोत्कृष्ट है। इसे चोल कला का सांस्कृतिक निकष यानी कि कसौटी कहा गया है। क्या? यह चोल युगीन मूर्तियों में नटराज की कांस्य प्रतिमा सर्वोत्कृष्ट है। इसे चोल कला का सांस्कृतिक निकष कहा गया है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि चोल युगीन मूर्तियों में किसकी कांस्य प्रतिमा सर्वोत्कृष्ट है। तो चोल युगीन मूर्तियों में किसकी? नटराज की कांस्य प्रतिमा सर्वोत्कृष्ट है। सही आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद। सॉरी दोस्तों, नए टॉपिक के साथ नहीं बल्कि इसी टॉपिक में भारतीय स्थापत्य एवं वास्तुकला के बारे में दूसरे पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, कल मिलते हैं। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।